नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। हिंदी साहित्य की कहानियों में आज आप सुनने जा रहे हैं प्रसिद्ध लेखक मिथिलेश्वर की लिखी हुई कहानी गंगिया फुआ। मिथिलेश्वर जी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक हैं। अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने ग्रामीण जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। वे प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी गंगिया फुआ मेरी आवाज़ में। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह एकदम तड़के ही गंगिया फुआ का निधन हो गया। लेकिन मरने के बाद अचानक उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू उभर कर आया है जिसने समूचे परिवार को आश्चर्य में डाल दिया है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गंगिया फुआ ऐसी भी हो सकती हैं। जीवन में उनको लेकर जितनी टीका टिप्पणियाँ कभी नहीं हुई थीं, उतनी टीका टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर वे जीवित रहतीं तो उनसे कसकर जवाब तलब किया जाता, डांटा फटकारा जाता, संभवतः घोर उपेक्षाओं का सामना उन्हें करना पड़ता। लेकिन सबको मात दे अपना नश्वर शरीर छोड़ वे सदा सदा के लिए जा चुकी हैं। अब सब हाथ मलते हुए पछता रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसी औरत थी, सबको कितना बड़ा चकमा दिया। मैं आपको बता दूं, भोजपुर ज़िले के बैसाडीह नामक गांव में रहने वाला मेरा परिवार बहुत बड़ा है और संयुक्त रूप से रहता है। मेरे बाबूजी 4 भाई हैं और उनकी हम दर्जनों संतानें। शादी ब्याह के बाद अब हमारी संतानों का आगमन भी शुरू हो गया है। हमारे परिवार की जीविका का साधन कृषि है। मुझे लगता है शायद यही कारण है जिसकी वजह से हम संयुक्त हैं। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी मुहैया नहीं हुई है। हालांकि इसके लिए हम कई उम्मीदवार तैयार हो चले हैं जो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ विभिन्न दफ्तरों में नौकरी पाने के लिए अर्जियां भी देने लगे हैं। मेरे बाबूजी की 3 बहनें थीं। उनमें गंगिया फुआ को छोड़कर शेष 2 बहनों की जहां शादियां हुई हैं वहीं वे रच बस गई हैं तथा पर्व त्यौहार एवं शादी ब्याह के अवसर पर ही हमारे यहाँ आती हैं। लेकिन उन लोगों से भिन्न गंगिया फुआ लंबे समय तक हमारे यहाँ रहकर ही स्वर्ग सिधारी हैं। माँ बताती हैं, गंगिया फुआ की जब शादी हुई थी तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। बाद में जन्म होने और होश संभालने के बाद गंगिया फुआ से मेरा परिचय हुआ था। गंगिया फुआ का असली नाम फूलमती देवी था, लेकिन चूंकि उनकी शादी गंगा पार के गांव में हुई थी, इसीलिए वे गंगिया फुआ बन गई थीं। हालांकि परिवार में वह सबकी फुआ ही नहीं थीं, बाबूजी लोगों की बहन और माँ लोगों की ननद लगती थीं। लेकिन परिवार में ज़्यादा संख्या हम बच्चों की थी जिनकी वह फुआ थीं। इसीलिए मुख्य रूप से गंगिया फुआ के नाम से ही वे जानी और संबोधित की जाती थीं। मुझे याद है, काफ़ी पहले जब मैं छोटा था, गंगिया फुआ अपने ससुराल में ही रहती थीं। उन्हीं दिनों एक दिन उनकी ससुराल से एक व्यक्ति ये संदेश लेकर आया कि गंगिया फुआ के पति स्वर्ग सिधार गए। अचानक मेरे पूरे परिवार में मातम छा गया। माँ एवं चाची आदि घर की सभी औरतें रोने लगीं। पिताजी तथा चाचा आदि सभी लोग माथा पकड़कर बैठ गए। पिताजी ने कहा, गंगिया के साथ ये ठीक नहीं हुआ, ईश्वर ने असमय में ही उसे विधवा बना दिया। मंझले चाचा ने कहा, गंगिया के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है। इतनी दौड़ धूप और खोजबीन कर उसकी शादी की गई, लेकिन अच्छा घर नहीं मिला। उस पर दूसरा दुख कि वो निसंतान रही। इस पर अब तीसरा और सबसे बड़ा दुख कि वो विधवा हो गई। मंझले चाचा ने कहा, गंगिया दीदी की किस्मत ही ओछी है। न जाने पूर्व जन्म में उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि इस तरह दंड भुगत रही हैं। छोटे चाचा ने कहा, गंगिया दीदी को अब यहीं बुला लिया जाए। अब उसका ससुराल में रहा ही क्या? पुश्तैनी मकान के सिवाय कोई जगह जमीन भी तो नहीं। उस पर भी परिवार इतना बड़ा कि मकान में मात्र एक कमरा ही गंगिया दीदी के हिस्से में आएगा। उस कमरे को लेकर वो कैसे जिएगी? क्या खाएगी? कौन उसकी परवरिश करेगा? उसकी ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं। बांझ कहकर तो वे वैसे ही उससे नफरत करते थे, अब तो उसका जीना मुहाल कर देंगे। छोटे चाचा की इस बात ने अचानक सबका ध्यान इस ओर केंद्रित कर दिया। असल में गंगिया फुआ के पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी आय अच्छी थी। यही देखकर गंगिया फुआ की उनसे शादी की गई थी। लेकिन एक दिन कंपनी के दफ्तर जाते हुए गंगिया फुआ के पति बस दुर्घटना के शिकार हो गए। उनकी दाईं टांग टूट गई। परिणामतः कंपनी की नौकरी छूट गई। वे अपने गांव लौट आए।
गांव पर आजीविका की समस्या हल करने के लिए उन्होंने कातिब का काम शुरू कर दिया। अपने दालान पर बैठकर वे गांव में होने वाले रेहन, बैनामा, बटाईदारी आदि के कागज़ लिखने लगे थे। लेकिन गंगिया फूआ का ये सहारा भी अब छिन गया था। पिताजी ने कहा, सचमुच गंगिया को अब यहीं बुला लेना ठीक होगा। अब तक ये सूचना पाकर टोला पड़ोस के लोग भी जुट आए थे। बातचीत के तत्कालीन विषय से अवगत होने के बाद बगल वाले रामधनी काका ने कहा, लड़की के लिए तो नैहर और ससुराल दो ही आश्रय स्थल हैं। नैहर से चली तो ससुराल में बसी और ससुराल से टूटी तो फिर नैहर से जुड़ी। घर की सभी औरतों में बड़ी बुजुर्ग मेरी माँ भी आंसू पोंछकर बातचीत में शामिल हो गईं। माँ ने कहा, ननद जी को जल्दी ही बुला लिया जाए। जैसे इतने लोग रह रहे हैं वैसे वे भी रहेंगी। यहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस घर की वे बेटी हैं। बुरे दिन आने पर यहाँ नहीं रहेंगी तो और कहाँ जाएंगी। माँ की बात का सबने समर्थन किया। अंततः तय यही हुआ कि गंगिया फूआ को यहीं बुला लिया जाए। फिर अगली सुबह उसी संदेशवाहक के साथ छोटे चाचा गंगिया फूआ की ससुराल के लिए रवाना हो गए। पिताजी ने उन्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया था। मुझे भली बात याद है, छोटे चाचा एक पखवाड़े के बाद लौटे थे। फूफा का श्राद्ध कर्म आदि कराकर ही वे आए थे। अपने साथ गंगिया फूआ को बैलगाड़ी में ले आए थे। अपने सरो सामान के साथ रोती हुई गंगिया फूआ जब बैलगाड़ी से उतरकर हमारे घर आईं तो गांव भर की औरतों ने उन्हें आ घेरा। फिर मेरी माँ और चाची लोगों के साथ ही गांव की औरतों ने भी अपने अपने तरीके से गंगिया फूआ को समझाना एवं सांत्वना देना शुरू किया। मैंने सुना, औरतों ने मुख्य रूप से सिर्फ दो बातें ही गंगिया फूआ को समझाया। पहली बात तो ये कि फूफा की आयु उतने ही दिन की थी। जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ की चीज़ है। मनुष्य का इसमें कोई वश नहीं। विधि का लिखा टाला नहीं जा सकता। इसलिए फूफा को लेकर उन्हें बहुत रोना पछताना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि उनका नैहर इतना भरा पूरा है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आधी से अधिक उम्र तो उनकी बीत ही चुकी है। ज़िंदगी के बचे खुचे दिन भी नैहर में हंसी खुशी से कट जाएंगे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने गंगिया फूआ को देखा। एक सफ़ेद सूती साड़ी पहने वो बुढ़ियों जैसी लगती थी। हालांकि मेरे पिताजी एवं मझले चाचा से वो छोटी थी, लेकिन दुख एवं विपत्तियों ने उन्हें असमय में ही बुढ़िया बना दिया था। उनके माथे के आधे से अधिक बाल सफ़ेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आई थीं। आगे के कुछ दांत टूट गए थे। आंखें अंदर धंसने लगी थीं। पैर खुरदुरे हो चले थे और विवाइयाँ फटने लगी थीं। हाथ की नसें उभर आई थीं तथा उनके हाथ लकड़ी की तरह सूखे सूखे लगते थे। हमारे यहाँ गंगिया फूआ को एक कमरा दे दिया गया। उसी कमरे में उनके बक्से, ट्रंक आदि सब रख दिए गए तथा उसी में उनके रहने सोने आदि की व्यवस्था कर दी गई। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे यहाँ आने के बाद 10-15 दिनों तक गंगिया फूआ असहज बनी रहीं। फूफा को याद करके जब तब रोने लगतीं, लेकिन समय बीतने के अनुसार वे सहज होने लगीं। ये देखकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई कि शीघ्र ही गंगिया फूआ सहज होकर इस तरह हमारे परिवार में रच बस गईं। लगता ही नहीं था कि वे बाहर से आई हैं। गंगिया फूआ संघर्षशील और कर्मठ महिला थीं। घर गृहस्थी के कामों में वो पूरे मन से लगी रहती थीं। कृषि पर आश्रित होने की वजह से हमारे परिवार में करने को पर्याप्त कार्य थे, लेकिन गंगिया फूआ ने कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। गंगिया फूआ बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिला नहीं थीं, सिर्फ चिट्ठी पत्री लिखना बाँचना जानती थीं, लेकिन अपने इसी लिखने बाँचने के बल पर गृहस्थी के कार्य से बचे समय में वे श्री रामचरितमानस पढ़ती थीं। उनके पास रामचरितमानस की जो प्रति थी उसके अक्षर बहुत छोटे छोटे थे। बूढ़ी हो चली आँखों की जाती हुई रोशनी की वजह से छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए कि मोटे अक्षरों का रामचरितमानस में उन्हें ला दूँ। कॉलेज में पढ़ने मैं शहर जाता था। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटे अक्षरों का रामचरितमानस उन्हें ला दिया था। उसके बाद वे घर में सबसे अधिक मुझे मानने लगी थी। मेरी माँ से भी अधिक मेरा ख्याल रखती थी। गिरती हुई उम्र में जहाँ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मैंने आलस का शिकार होते देखा है, वहाँ गंगिया फूआ इसका अपवाद थी। आलस उन्हें छू तक नहीं पाया था। कृषि कार्य में तत्पर मेरे पिताजी और चाचा लोग किसी सामान के लिए घर में आकर जैसे ही आवाज़ लगाते, सबसे पहले गंगिया फूआ उपस्थित हो जाती तथा तत्क्षण आवश्यक सामग्री लाकर उन्हें देती।
घर के बच्चे किसी बात के लिए जिद करके रोने लगते और किसी से चुप नहीं होते तो गंगिया फूआ ही किस्से कह कह कर उन्हें चुप कराती। घर के बच्चों को उनसे अतिशय प्रेम हो गया था। वे उन्हें घेरे रहते थे। अगर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती तो वे चौबीसों घंटे उसकी सेवा में तत्पर रहती तथा उसके आरोग्य लाभ के लिए विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना किया करती। वे हमारे परिवार के लिए वरदान साबित हो गई थीं। अपनी भूमिका से घर बाहर सारे सदस्यों को सुविधाएं पहुंचा रही थीं। घर में कोई काम हो, कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, गंगिया फूआ उसमें जी जान से लगी नजर आती। वे सुबह एकदम तड़के ही उठती थीं तथा रात में परिवार के सारे सदस्यों के खा पी कर इत्मीनान हो जाने के बाद अंत में सोती थीं। आज मैं सोचता हूँ कि गंगिया फूआ मेरे परिवार की होकर भी परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा इतनी परिश्रमी एवं फुर्तीली कैसे थी। तब मुझे लगता है कि कोई जन्मजात ना तो आलसी होता है और ना परिश्रमी और फुर्तीबाज ही, सब वक्त करा देता है। गंगिया फूआ विधवा थीं, निसंतान थीं, ससुराल को छोड़कर नैहर में आ बसी थीं। इस स्थिति में अगर वे आलस करती और आराम से रहती तो अवश्य बोझ बन जाती। इसलिए उन्होंने समय के अनुकूल अपने को ढाल लिया था। परिवार के ऊपर आए आकस्मिक संकट के वक्त गंगिया फूआ कितने काम की महिला साबित होती थीं, इससे संबंधित एक घटना मुझे याद आती है। बकाए पनीवट की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी पुलिस के साथ हमारे यहाँ आ धमके थे। उस वक्त हमारे यहाँ लगान देने भर को नगद रुपए नहीं थे। असल हमारे जैसे किसान कुछ ज़मीन के मालिक जरूर हैं और एक बड़े परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, लेकिन घर में पर्याप्त नगद रुपयों से वंचित रहते हैं। मितव्ययिता से जीवन गुजारते हैं। रुपयों की तीव्र आवश्यकता पर गांव के बनिया महाजन से कर्ज लेते हैं या संचित किया हुआ अनाज बेचते हैं या खेत के एक टुकड़े को रेहन या व्यय करते हैं। लेकिन उस दिन बेचने लायक घर में संचित अनाज भी नहीं था तथा दूसरे माध्यम से रुपए एकत्रित करने में समय लगता। लेकिन सरकारी कर्मचारी अब और समय देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए पिताजी सहित परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे और सरकारी कर्मचारियों को समझा बुझा रहे थे। लेकिन अंततः सरकारी कर्मचारी नहीं माने और कुर्की माल जब्ती के लिए बैल खोलने लगे। इस स्थिति में कोई रास्ता निकलता न देख गंगिया फूआ तेजी से सामने आई और कर्मचारियों से कहा, बैल मत खोलिए, लगान के रुपए मैं अभी देती हूँ। और वे अपने बक्से में से वर्षों से संजो कर रखे रुपए निकाल कर ले आईं। इस घटना के बाद वे मेरे परिवार की नज़रों में महान बन गईं। सब हृदय से उन्हें चाहने और आदर देने लगे। एक तरफ से वे मेरे घर की गृहलक्ष्मी और स्वामिनी के रूप में स्थापित हो गईं। ये बात मुझे अच्छी लगी। वे वास्तव में इस योग्य थीं। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है। लोहे की मजबूत मशीन भी पुरानी होकर घिस जाती है, जंग खाकर टूट जाती है। फिर उस मानव शरीर का क्या भरोसा। इस क्षण भंगुर शरीर को गिरते देर नहीं लगती। विविध सांसारिक दुखों को झेलते झेलते गंगिया फूआ की काया तो ऐसे ही क्षीण हो गई थी। बीते समय के अनुसार घर गृहस्थी के मोर्चे पर देर तक डटी न रह सकीं। बुखार, पेचिश और गठिया से परेशान होकर पड़ गईं। एक बीमारी कम होती तो दूसरी बढ़ जाती। बगल के गांव वाले वैद्य जी आकर देख गए। बुढ़ापे की लाइलाज बीमारी बताया। असामयिक बुढ़ापे की दर्द और बेचैनी की दवा दे गए। ठीक होने का आश्वासन नहीं दिया। समय पूर जाने का संकेत किया। इसके बाद वही गंगिया फूआ जो सारे घर के कार्यों को अपने हाथ पर लिए फिरती थीं, अपने कमरे की खटिया पर निर्जीव की तरह पड़ी नजर आने लगी थीं। गंगिया फूआ की बीमारी के दिन मुझे याद आते हैं तो लगता है सचमुच यहाँ की धारणाएं, आस्थाएं, संबंध, कार्य सब स्वार्थ पर आधारित हैं। जब तक स्वार्थ सधता रहा सब ठीक है, लेकिन स्वार्थ खंडित होते ही सारी व्याख्याएं बदल गईं। गंगिया फूआ की बीमारी के आरंभ में 10-15 दिनों तक तो सब उनकी चिंता करते रहे तथा खोज खबर लेते रहे। लेकिन आज मुझे लगता है कि यह स्वार्थवश ही मेरे परिवार वालों ने किया था। चूँकि गंगिया फूआ घर के सारे कार्य करती थीं और ये अपेक्षा थी कि ठीक होने पर पुनः वे कार्यभार ग्रहण कर लेंगी, इसीलिए लोग उनको लेकर चिंतित हो गए। लेकिन ये जान चुकने के बाद कि गिरती उम्र की बीमारी है, धीरे धीरे सब उनके प्रति उदासीन और तटस्थ रहने लगे। गंगिया फूआ मुझे मानती थीं और मेरी भी उनमें श्रद्धा थी। शायद इसीलिए बीमारी के दिनों में मैं यदा कदा उनके समीप जाता और सेवा जैसा कुछ कार्य करता। लेकिन कॉलेज में पढ़ने जाने के चलते मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलता।
साथ ही उनके पास महिलाओं की आवश्यकता में महसूस करता। इसके अतिरिक्त ये बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनकी मृत्यु के बाद आज उनके बारे में यहाँ सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य मैं दे रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी भी बुद्धि मारी गई थी। किसी न किसी रूप में मैं भी उनके प्रति उदासीन हो गया था। शायद एक खंडित स्वार्थ का ही रूप हो, जिसके लिए आज मुझे गहरा खेद है। जिस गंगिया फुआ को गृह कार्य के चलते मेरे परिवार के लोग सर आंखों पर उठाए रहते थे, लंबी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद वही गंगिया फुआ सबकी नज़रों में बेकार हो गई थीं। बीतते समय के अनुसार वे चलने फिरने और उठने बैठने लायक भी नहीं रह पाई थीं। शुरू में माँ चाची सुबह शाम नित्य क्रिया के लिए उन्हें उठाती बिठाती तथा कुछ खाने को देती, लेकिन बाद में उनके बहुत गिड़गिड़ाने और पुकारने पर उपेक्षा से उनके पास जाती तथा उनका बिस्तर साफ करते हुए उल्हाना के स्वर में कहती, ये बुढ़िया मर भी नहीं रही है, सारे घर को परेशान कर रखा है। उन दिनों मैं अपने परिवार के मुंह से बराबर ये सुनता था कि गंगिया फुआ मर क्यों नहीं रही हैं। उनकी लंबी बीमारी से सब परेशान थे और चाह रहे थे कि वो गुजर जाएं। परिवार के लिए वे बोझ बनती जा रही थीं। अनिच्छा से भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था। लंबी अवधि तक घर में खाटसाई रूप में उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मृत्यु तो किसी के बुलाने से आती नहीं और बीमारियों के साथ भी उसका संबंध सीधा होता नहीं। देखा गया है कि चलने फिरने वाले व्यक्ति भी अचानक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत लंबी बीमारी भोगने वाले व्यक्ति भी जल्दी नहीं मरते। मेरे जानते गंगिया फुआ की ज़िंदगी के वे सबसे दुखद दिन थे। कष्ट, पीड़ा, अपमान और घोर उपेक्षाओं के बीच वे जी रही थीं। हालांकि बीमारी से शरीर के अवश हो जाने पर भी सोचने समझने और बातचीत करने की उनकी शक्ति छिन्न नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों एक रात जब हम खाना खाने बैठे थे तो विशेष आग्रह कर उन्होंने हम सबको बुलाया। फिर पिताजी, चाचा लोग, माँ आदि सभी औरतें तथा हम लड़के मतलब युवक लोग उनके समीप चल पड़े। हमें लगा शायद वे मरने वाली हैं, इसीलिए हम लोगों से विदा लेना चाहती हैं। गांव में कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका था कि अपनी मृत्यु का पूर्वाभास उन्हें हो गया था। फिर अंत समय में सारे परिवार को बुलाकर उन लोगों ने भेंट की थी, लेकिन गंगिया फुआ के समीप पहुंचने पर हम लोगों को पता चला कि विषय कुछ दूसरा है। गंगिया फुआ ने एक ऐसी सूचना दी कि सुखद आश्चर्य से हम सभी अभिभूत हो उठे। गंगिया फुआ ने कहा कि उन्होंने काफ़ी रुपए बचा कर रखे हैं, कि उनके पति जब नौकरी करते थे और खर्च के लिए रुपए देते थे तो आधा वे बचा लेती थीं, जो आज तक उनके पास सुरक्षित हैं, कि वे रुपए वे हम लोगों को दे देंगी, मरते समय बताएंगी कि रुपए कहाँ रखे हैं, कि उनकी इच्छा है कि उन रुपयों से इस परिवार के नाम पर खेत खरीद लिए जाएं या इस मिट्टी के मकान के स्थान पर ईंटों का मकान बनवा लिया जाए या इसी तरह का कोई अन्य स्थायी कार्य किया जाए जिससे उनका नाम अमर रह सके, कि वे अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए ये बता देना उन्होंने आवश्यक समझा। आप अंदाज लगा सकते हैं तमाम सुविधाओं से वंचित हमारे जैसे निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार के लिए ये सूचना कितनी सुखद हो सकती है। हमें लगा कि हमारे परिवार के भाग्योदय का शुभ मुहूर्त अब आ गया है। अर्थ के अभाव में हमारे कई कार्य रुके हुए थे, कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्थगित थीं। परिवार के विकास एवं आर्थिक संपन्नता के लिए पिताजी कृषि कार्य के साथ साथ कोई व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करना चाहते थे। मिट्टी के ढहते गिरते घर को अच्छी तरह मरम्मत करवाना चाहते थे, लेकिन चाहते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। शायद अब कुछ कर सकेंगे, अपने बंद परिवेश को तोड़ सकेंगे। पंखहीन बने घर के हम युवक शायद अब उड़ान लगा सकेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसने सबको बेहतर भविष्य के लिए अनुप्रेरित एवं अनुप्राणित करना शुरू कर दिया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि दूसरी सुबह गंगिया फुआ के प्रति मेरे परिवार की भावनाएं पूरी तरह बदल गई थीं। वे पुनः मेरे परिवार की नज़रों में आदरणीय, श्रद्धेय एवं पूज्य हो गई थीं। उनके द्वारा बिना आवाज़ लगाए माँ, चाची आदि घर की औरतें उनके समीप पहुंचकर हृदय से उनकी सेवा में लग गईं। महीनों से गंदे पड़े उनके बिस्तरे एवं कपड़ों को साफ किया गया। झाड़े की धूप में वे खाटसाई होने के बाद से ही वंचित थीं। कौन उन्हें धूप में ले जाता? लेकिन अब पिताजी और चाचा स्वयं उन्हें टांग कर धूप में ले आए और उनकी सेवा सत्कार में लग गए। बीमारी के कारण उपेक्षित होकर लट बन गए उनके बालों को माँ आदि ने सुलझाया तथा साफ सुथरा किया। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उनके हाथ, पाँव एवं बदन को साफ किया गया।
उनकी रुचि के अनुकूल खाना बनाकर उन्हें दिया गया। गंगिया फूआ के प्रति उमड़ आए मेरे परिवार के प्रेम और सेवा भाव ने मेरे घर की मायूस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। मैंने अनुभव किया, सचमुच जिस परिवार में आपसी सद्भाव, प्रेम और बुजुर्गों पर आश्रितों के प्रति सेवा भाव हो, वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। गंदी स्थितियों में उपेक्षित पड़ी गंगिया फूआ की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो वे सजी सजाई गुड़िया की तरह लगती थी। चलने फिरने की शक्ति से लाचार वे पूर्णतः खटिया पर ही पड़ी रहती थीं, लेकिन इस तरह साफ सुथरे ढंग से उन्हें रखा जाता कि देखकर आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती। ये कहते हुए मैं हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि गंगिया फूआ कीचड़ से निकलकर फूलों की सेज पर आ गई थीं। उनके भाग्य ने अजीब पलटा खाया था। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हीं दिनों मेरे पिताजी एवं चाचा लोगों ने गंगिया फूआ से आकर कहा कि जो रुपए देने के लिए उन्होंने रखे हैं वो अभी ही दे दें, ताकि वे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। जब उन्हें देना ही है तब वे इस समय दें या मरते वक्त, कोई अंतर तो नहीं। इस पर गंगिया फूआ ने अत्यंत विनीत स्वर में आग्रह किया कि इस समय उनके रुपए ना लें। रुपयों को तो वे अपने साथ ले नहीं जाएंगी, उन्हें देने के लिए ही उन्होंने रखा है। समय पर सब कुछ बता देंगी, सौंप देंगी। गंगिया फूआ की बात सबको पसंद आई, सब मान गए। उनकी बात पर अविश्वास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। पनीवट का लगान उन्होंने दिया था। हमारे मन में इस बात का विश्वास दृढ़ हो गया था कि संग्रह करके जो रुपए उन्होंने रखे हैं उसी का एक छोटा हिस्सा लगान के वक्त दिया था। शेष रुपए अब भी उनके पास हैं। मेरी समझ से गंगिया फूआ की ज़िंदगी के वो सबसे सुखद दिन थे। घर के औरत मर्द बच्चे सब उनकी देखरेख एवं सेवा शुश्रूषा में लगे रहते। दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार उनके बदन में तेल की मालिश की जाती, 2 बार उनके कपड़े बदले जाते, उनकी रुचि के अनुकूल खाद्य सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जाती। गांव के पंडित जी को तय कर दिया गया था कि वे प्रतिदिन शाम को उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुना जाया करें। इस संदर्भ में गंगिया फूआ को देखकर मुझे ये अनुभव हासिल हुआ कि सुख सुविधाओं से किसी भी पीड़ाओं को कम किया जा सकता है, लेकिन उसकी आयु नहीं बढ़ाई जा सकती। ये भोजपुरी कहावत सत्य प्रतीत होता है, गई जवानी फिर ना लौटे, कितनों दूध मलीदा खाओ। गंगिया फूआ के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें मृत्यु के करीब जाने से रोका नहीं जा सका। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह एकदम नीम अंधेरे उनका निधन हो गया। गंगिया फूआ मर रही थीं तो परिवार के प्रायः सभी सदस्य उनको घेरे थे और कान खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे अपने रुपयों के बारे में बताएं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक एक कर उन्हें 3 बार हिचकी आईं और वे सदा के लिए शांत हो गईं। गंगिया फूआ की जिस तरह सेवा टहल हो रही थी उसे देखते हुए मैंने सोचा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वियोग में हमारा सारा परिवार चीख चीख कर रोएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी लाश को छोड़ पिताजी आदि सभी उनके बक्से ट्रंक खोलकर उनमें रुपए ढूंढने लगते हैं। जिज्ञासावश या स्वचालित मशीन की भांति मेरे भी पांव वहां जा पहुंचते हैं। उन बक्सों ट्रंकों में गंगिया फूआ के पहले के रजाई कंबल तोशक मिलते हैं। उनकी कुछ पुरानी साड़ियाँ मिलती हैं। एक पैकेट में तह करके रखे गए फूफा के कुछ कपड़े और तस्वीरें मिलती हैं। शायद उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए फूआ ने रखा था, लेकिन रुपए कहीं नहीं मिलते। इस पर मंझले चाचा कहते हैं, उतने रुपए बक्से में तो नहीं रखा होगा। बक्से ट्रंक का क्या भरोसा, अवश्य इसी कमरे में कहीं गाड़ कर उसने रखा होगा। मंझले चाचा के सुझाव के बाद तत्क्षण 2-3 कुदाल आ जाते हैं और उस कमरे की कच्ची ज़मीन की खुदाई शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं 1 पैसा भी नहीं मिलता। कमरे के कोनों में तथा छप्पर आदि में भी ढूंढ लिया जाता है। गंगिया ने धोखा दिया। कमरा खोद कर थके चाचा लोग गालियाँ बकने लगते हैं। ससुरी ने सबको मूर्ख बनाया। पिताजी कहते हैं, गंगिया बहुत धूर्त और चालबाज निकली। माँ कहती हैं, ये शुरू की बात की थी, झूठी फरेबी, अपनी करनी से ही पति को खा गई, बांझ रही अलग से। मंजरी चाची कहती हैं, इस चुड़ैल ने कितना धोखा दिया, कैसी प्रपंची थी। छोटी चाची कहती हैं, कल मुही कहीं की। छोटे चाचा कहते हैं, इस हरामजादी को छोड़ दिया जाए, इसका दाह संस्कार न किया जाए, लाश फेंक दी जाएगी, कुत्ते सियार खा जाएंगे। गंगिया फूआ की लाश के चारों ओर बैठ मेरे परिवार के सदस्य देर तक उन्हें कोसते हुए अपना आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं। चूँकि लाश के साथ मारपीट नहीं की जा सकती, इसीलिए
अंदर तक भर आए अपने क्रोध को उगलते रहते हैं। फिर इस सूचना पर टोला पड़ोस के लोग के जुट आने तथा ये सोचकर कि लाश गंध देने लगेगी, न चाहते हुए भी हमारे परिवार के लोग उन्हें लेकर शमशान की ओर चल देते हैं। लोक लाज की दृष्टि के चलते उनकी लाश को हम फेंक नहीं पाते हैं, दाह संस्कार में लग जाते हैं। गंगिया फुआ का अंतिम संस्कार संपन्न कर अभी अभी हम लौटे हैं। इस अवसर पर मैं सोच रहा हूँ कि गंगिया फुआ इतनी सीधी सादी, भोली भाली, दुखों की मारी और निष्कपट महिला थीं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब मुझे लगता है कि जिन स्थितियों के बीच वे जी रही थीं, उन स्थितियों में ऐसा बन जाने के लिए समय ने उन्हें बाध्य किया था। ये समय की मांग थी। अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी गंगिया फुआ। रिश्तों के स्वार्थ को दिखाती हुई ये संवेदनशील कहानी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।